नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार कुंदन पाल आपको बता दूं कि देश की सबसे बड़ी सर्विसेज परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की जो इस बार परीक्षा का रिजल्ट आया उसमें ललितपुर यानी बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िले से जो एक प्रकाश जैन उन्होंने 90वीं रैंक प्राप्त की है। तो ये बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िले के प्रकाश जैन ने देश में ललितपुर का नाम रोशन किया है। आपको बता दें प्रकाश जैन जो है 26 साल के हैं और उन्होंने इस बार चौथी बार प्रयास किया था और सफल रहे। हालांकि इसके पिछले बार तीसरी बार जो उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी उसमें वो पास हुए थे, सफल रहे थे और उनका 600 रैंक आई थी, लेकिन उसमें उनका जो है ऐसे में हो गया था। इस बार उन्होंने फिर प्रयास किया, लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में घर पर बैठ के ही इंटरनेट और अपनी किताबों के माध्यम से पढ़ाई की। उनके छोटे भाई भी उनके साथ तैयारी कर रहे थे, उनके छोटे भाई भी उनके साथ इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन उनके छोटे भाई का उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इस बार जो है प्रकाश जैन का सिलेक्शन हो गया और 90वीं रैंक उन्होंने पाई है और भाई आईएएस बन गए हैं। तो ये ललितपुर के लिए गौरव की बात है। आइए चलिए आज हम जो है प्रकाश जैन से बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार इस मुकाम तक वह पहुँचे हैं, किस प्रकार उन्होंने पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, उनके पिताजी क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं। तो ये ललितपुर के लिए, बुंदेलखंड के इस ललितपुर ज़िले के लिए गौरव की बात है। पूरे इस बार आपको बता दें ललितपुर ज़िले से पहले आईएएस प्रकाश जैन होंगे। अभी तक यहाँ पर जो है आईपीएस तो बन चुके हैं, इसके पहले आईपीएस ललितपुर के जैसे विनय तिवारी हैं, एक शर्मा जी है, एक मेहरौनी से भी है, तो आईपीएस तो है, लेकिन आईएएस पहले व्यक्ति प्रकाश जैन बने हैं। तो उनसे हम आपका आज परिचय कराएंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से आपने जो है तैयारी की इस बार? मेरा नाम प्रखर जैन है और वैसे फ़िलहाल मैंने शुरुआत में दिल्ली से तैयारी की थी एग्ज़ाम की, बट जब से कोरोना आया है पिछले साल से, तब से घर से तैयारी की थी इस अटेम्प्ट के लिए। नहीं तो घर से कहाँ से कर रहे थे? यूट्यूब वगैरह, गूगल, कैसे तैयारी की? नहीं, एक मेरे पास सारी बुक्स और जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी पढ़ने के लिए चाहिए होता है, वो सब मेरे पास था अवेलेबल। तो वही सब किताबें और वही नोट्स जो मैंने बना रखे थे, उन्हीं सबसे प्रिपरेशन की। आप कितनी बार एग्ज़ाम दिया आपने इस बार? कौन से? ये मेरा चौथा प्रयास था और दूसरा सिलेक्शन था। इसके पहले किस में हो गया था? क्या रैंक आई थी आपकी? पिछले साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में और सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्शन हो गया था। सिविल सर्विसेज में 693 रैंक थी और फॉरेस्ट सर्विस में 65 रैंक थी। तो मैंने दोनों जगह से छुट्टी लीव लेके इस साल दोबारा से सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें इस बार 90th रैंक आई। कौन सी भी रैंक आई है आपको? हाँ, इस बार 90th रैंक आई है, 90। तो ये हमारे ख्याल से बुंदेलखंड में आप की पहली इस वर्ष जो है पहले व्यक्ति हैं जिनकी इस 90वीं रैंक आई है और आईएएस में सिलेक्शन हो रहा है आपका। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप क्या संदेश बच्चों को देना चाहते हैं जो नई पीढ़ी तैयारी कर रही है? अच्छा ही महसूस हो रहा है कि फाइनली जो भी मैं इतनी मेहनत की थी इतने साल से, वो अब जाके कुछ रंग लाई है। और जो भी बच्चे इस समय इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा टेंशन लिए बिना, अपने ऊपर ज़्यादा लोड ना लें, टेंशन ना लें और भरोसा रखें अपनी एबिलिटी पे। और जो भी नेसेसरी वीडियोज़, रिसोर्सेज जो भी हैं, सब अवेलेबल है पब्लिकली। आप आराम से बस फ्री माइंड होकर तैयारी करिएगा। एग्ज़ाम आखिरी में एक एग्ज़ाम ही है जो कि हर कोई क्लियर कर सकता है। इसके पहले कहाँ आप तैयारी किए? हाँ, तो जब मैंने शुरू की थी तैयारी करना, तब मैं दिल्ली में था और लेकिन फिर 2020 पिछले साल जब सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई तो मैं घर आ गया था लॉकडाउन के टाइम पे। तब इस बार ये जो अटेम्प्ट मैंने दिया, ये घर से ही दिया। पापा जी आपके क्या करते हैं? मम्मी जी क्या करती हैं? मम्मी जी गृहिणी हैं और किरण जैन मेरी मम्मी जी, वो गृहिणी है, और पिताजी राकेश कुमार जैन, वो किराना व्यवसायी हैं। आपके कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं। आप किस नंबर के हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। छोटे भाई बहन क्या कर रहे हैं अभी आपके? मेरा दूसरा भाई जो है वो अभी यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा है। हम दोनों ने इस साल साथ में ही इंटरव्यू दिया था, पर कुछ कारणवश उसका नहीं हुआ। और जो मेरा सबसे छोटा भाई है, वो अभी उसने नौकरी स्टार्ट की है, नौकरी करना। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आप जो है आईएएस बनेंगे, आईपीएस, देश की सेवा करेंगे? देखिए, जब आप ललितपुर जैसे ज़िले से होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रहता है कि एक ऐसी
पोजीशन है जहाँ पर आप जाके कुछ अच्छा कार्य कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हैं किसी ना किसी रूप में। तो वो एक हमेशा से दिमाग में था, लेकिन ये भी था कि मैं चाहता था बाकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए जब मैं कॉलेज में गया तो जो प्राइवेट में भी जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहती है मैं वो भी एक बार एक्सप्लोर कर लूँ। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने नौकरी की कुछ महीने उसका डिसाइड किया कि शायद मेरे लिए ये बेटर होगा अगर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ और यहाँ पर सिलेक्ट होने की कोशिश करूँ। तो तब नौकरी करने के बाद ये थोड़ा मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शायद ये मुझे करना चाहिए, मुझे बेटर सूट करेगा इस तरीके से जो नहीं, चीज़ मैं करना चाहता हूँ। यहाँ ललितपुर में जैन समुदाय है जो उनकी देख रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है व्यवसाय में ज़्यादा इंटरेस्ट रहती हैं, या जिनका कोई व्यवसाय है तो उनके बच्चे भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। ऐसे में हटके एक व्यवसाय जैसे आपका है, पिताजी किराने की दुकान है, तो ऐसे में कैसे आपका मन हुआ कि हमको इस लाइन से हटके नौकरी में जाना है? इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वजह तो ये है कि घर पे सभी चाहते थे कि मैं ये तैयारी करूँ। मैं ही था जो थोड़े टाइम इसके लिए रिलेक्टेंट था, मैं श्योर नहीं था मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कॉलेज गया तो कॉलेज में आके देखा कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ लोग जो बिज़नेस जो है वो तो है ही है, उसके अलावा लोग प्राइवेट सेक्टर में भी कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़, आप काफ़ी प्रकार के काम कर सकते हैं। स्टार्टअप भी एक चीज़ हो गई है और उसके अलावा ये भी रियलाइज़ हुआ कि सिविल सर्विसेज भी बहुत अच्छा माध्यम है जिसके हिसाब से आप ना केवल अपने करियर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, बाकी आप जो काम भी करेंगे आपको काफ़ी संतुष्टि मिलती है। तो आपके परिवार में और कोई भी है नौकरी वगैरह में? सिविल सर्विसेज में नहीं, और किसी भी नौकरी में सर? मतलब मेरा छोटा भाई है जो अभी इस समय नौकरी कर रहा है, वो खुद ही भी अभी इस साल ही उसने नौकरी शुरू की है। नहीं, और पर कितने पे आपके पिताजी, चाचा वगैरह का अंकल कितने हैं? मेरे दो, जो एक बड़े पापा और एक जो चाचा हैं वो बैंक में इस समय कार्यरत हैं। बाकी बड़े पापा, चाचा, एक और चाचा और मेरे खुद के पिताजी वो व्यवसायी हैं ललितपुर में। तो आपके पिताजी की दुकान है, कैसी चलती है? अच्छी दुकान, मतलब व्यवसाय अच्छा ठीक ठाक चल रहा है कि कभी कभी स्थिति कमज़ोर भी हो जाती है? ये तो पिताजी ही बेटर आंसर कर पाएंगे इसका। उन्होंने कभी मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं किया। वो चाहते थे मैं अपने जो पढ़ाई चल रही है उसमें मेरा ज़्यादा ध्यान दूँ। नहीं, कभी ऐसा कोई समय आया जिस समय आपको लगा हो कि हम ये नहीं कर पाएंगे? ये समय कोई भी, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार दिमाग में आता है कि यार अब होगा कि नहीं होगा। जैसे मेरे खुद के केस में मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स नहीं हुए थे, तो काफ़ी डाउट तो आता ही है, संशय आता है कि जो कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं और करना भी चाहिए आगे। बट उस टाइम पे फिर आपके साथ जो लोग होते हैं, आपके भाई बहन हो, आपके माता पिता हो, उनका सपोर्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, इसमें आपको हमेशा किसने बढ़ावा दिया है? कभी आप जब नर्वस हुए तो पापा या मम्मी दो में किसने आपको प्रोत्साहन किया? सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो भाई है जिसके साथ मैं तैयारी कर रहा था, प्रतीक, तो सिंस हम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे, उसका सपोर्ट और उसका मोटिवेशन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे, वो मुझे मोटिवेट करता था, मैं उसको मोटिवेट करता था। उसके अलावा मेरी जो फैमिली होगी, मम्मी पापा और बाकी एक और भाई है, हम लोग आपस में काफ़ी इस बारे में एक दूसरे को बोलते रहते थे कि करना है। नहीं, कभी ऐसा समय आया कभी आपको लगा हो जैसे दिल्ली में आप 6 साल से तैयारी कर रहे थे, तो पैसे वगैरह की दिक्कत आई हो, कभी समय पे नहीं पहुंच पाया हो? हाँ, ये सब बीच में होता रहता है, बट कुछ दिल्ली में सपोर्ट अवेलेबल था, दोस्त भी थे और भी मेंटर वगैरह भी थे जिनके साथ में जुड़ा हुआ था, तो सब हैंडल होता गया। अगर ज़रूरत पड़ी किसी से मदद मांग ली? नहीं, मतलब ऐसा वहाँ पर ही काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम था मेरे पास दिल्ली में, और फिर मैं इस साल वैसे भी 2020 में ललितपुर ही आ गया था, तो सब हो गया था। ललितपुर में जब 2020 में कोरोना टाइम हुआ काल, तो उस समय आपको क्या लग रहा था कि अब हम पे ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा? क्योंकि अब तैयारी 1 साल से घर ही पे आप आ गए थे, क्योंकि अधिकतर लोग कोचिंग करने के बाद ही जो है तैयारी करते हैं। हाँ, नहीं, एक डाउट तो था कि अब दिल्ली में, हमेशा दिल्ली में ही था उससे पहले तक, तो एक डाउट तो था कि अब घर पे पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। पर वही, सिंस मैं अकेला तो था नहीं, मेरे साथ भाई भी था, तो हम दोनों ने साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करके यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू वापस से कर दी थी और इंटरव्यू भी साथ ही दिया था। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? ये तो डिपेंड करता है आपका कितनी ज़रूरत आपको किस दिन महसूस होती है। आप एवरेज मान सकते हैं कि 8 से 9 घंटा कोई भी आदमी दे देता है। नहीं, मतलब रात में कितने रात में करते या सुबह कितने बजे जल्दी उठ के? हम लोग सुबह टाइम पे उठ जाते थे, सुबह 7 बजे तक उठ जाते थे, अपना पढ़ाई करते थे, थोड़ा बैडमिंटन या कुछ भी खेल लेते थे ताकि फ्रेश रहे दिमाग, और शाम में 7-8 बजे तक चलता था हम लोगों का प्रोग्राम। खेल कूद में क्या पसंद है आपको? मैं फुटबॉल खेलता था कॉलेज में, उसके अलावा कुछ भी, मुझे कोई भी चीज़ मिल जाए जिससे थोड़ा फ्रेश फील करूँ वो सब चलता है, जैसे बैडमिंटन ही हो गया। अब आखिरी सवाल हमारा है, ललितपुर में क्योंकि अति पिछड़ा ज़िला है और यहाँ पढ़ाई की सोर्सेज या कॉलेज भी इतने नहीं अच्छे हैं,
कि कोई इतनी सोच आगे तक जा सके। तो ऐसे में आप क्या चाहेंगे कि ललितपुर में क्या होना चाहिए? तो आपने इंटर तक पढ़ाई कहाँ से की? मैं 10th तक तो इधर ललितपुर में ही था, STS स्कूल में। उसके बाद बाहर निकल गया था। मेरे ख्याल से ज़रूरी तो ये है कि इंटरनेट अब इस समय में, सिंस ललितपुर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा उतना अच्छा है नहीं एजुकेशन के लिए, स्पेशली कुछ ही स्कूल्स और कुछ ही ऑप्शन हैं, तो इंटरनेट जो एक बहुत अच्छा मीडियम है जहाँ पर आप कुछ ही चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको किस प्रकार के करियर होते हैं, अगर आप ललितपुर में ही देखेंगे तो आपको ऑप्शन ज़्यादा दिखेंगे नहीं। आपके लिए 2 ही चॉइस रहते हैं, आप मैथ्स ले लो या बायो ले लो, उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स ले लो। लेकिन जब आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप यूट्यूब को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कई लोगों से जुड़ेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। और सारे रिसोर्सेज, बहुत अच्छी बात यह है कि सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पर ऑलमोस्ट फ्री में अवेलेबल है। चाहे आपको कोई भी लर्निंग के लिए आप कोई रिक्वायरमेंट हो गई या फिर लोगों से गाइडेंस लेने वाली बात होगी, तो इंटरनेट का हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं ललितपुर जैसे शहर में। और बाकी उम्मीद तो है कि आगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर ही होगा ललितपुर में। थैंक यू भैया। आपके पुत्र का मतलब जो IAS बन गए हैं, मतलब कलेक्टर बनने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या संदेश देना चाहती है आप बच्चों को? नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग पूरे घर में सब जगह खुशी का माहौल है और यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी काम करो, जिस क्षेत्र में जाओ, अपने तन्मयता से काम करो तो असफलता कहीं नहीं आती, आपको सफलता की मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। अपने बच्चों को इस मुकाम तक कैसे पहुंचा दिया? आप एक किराने की दुकान चला रहे हैं, तो आपको कैसे लगा? क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग अपने व्यवसाय जाते हैं। नहीं, व्यवसाय से लेकर हमारा क्या परिवार में पूरा पढ़ा लिखा है, सब वही पढ़ाई का माहौल है। इस वजह से उसने इसी क्षेत्र को चुना। हमने भी उसको प्रेरणा दी कि जिस क्षेत्र में तुम जा रहे हो उसमें तुम पूरी तन्मयता से जाओ, बगैर किसी हिचक के जाओ, बगैर किसी आदत से जाओ। इसमें तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी। आज ये है कि आज वो इस मुकाम पर पहुँच गया कि अब उसको कोई मतलब परेशानी नहीं, बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हम लोग महसूस कर रहे हैं। कभी आपको लगा ऐसा कि बच्चा यहाँ तक पहुँच जाएगा? नहीं, पहले मुझे हर चीज़ का पहले से जानकारी थी कि हो जाएगा, क्योंकि जब इतना लेवल स्तर पढ़ने में तो हमें नहीं लगता था कि इसका नहीं होगा, इसका लगता है कि इसका हर हाल में होगा। और आप ललितपुर में जैसे इतने अच्छे संसाधन नहीं है शिक्षा के, एजुकेशन के, तो आप क्या मतलब चाहेंगे कि ललितपुर में कैसे बच्चे और जो गरीब बच्चे हैं कैसे पढ़ सकें? नहीं, शिक्षा के यहाँ ललितपुर में साधन नहीं होने के बावजूद क्या है कि अगर बच्चे में लगन है तो आर्थिक परेशानी कहीं उसको कुछ रोक नहीं पाती। उसको इतनी स्कॉलरशिप, अपनी गवर्नमेंट इतना सब दे रही है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी अपने मुकाम तक पहुँचे कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। कितने बच्चे हैं आपके? 3। ये कौन से नंबर का बच्चा है? सबसे बड़ा है। तीनों बच्चे आपके क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा ये IAS हो गया। दूसरा वाला किसी मतलब IAS का दिया था उसने एग्जाम, अब वो इंटरव्यू तक पहुँच गया। और तीसरा IIT खड़गपुर से है, वो भी CS से है, वो भी अगर उसका मन हुआ तो वो भी देगा।